नमस्कार दोस्तों, लाइव स्टडी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी सभ्यता बारे में जो 5,000 साल पुरानी है और वो है हमारा सैंधव सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता भी कहते हैं। इस सभ्यता की विशिष्ट तकनीक को देख करके, जैसे कि इसकी नगरीय व्यवस्था, उत्तम जल निकास की प्रणाली, जैसे कई टेक्निक को देख करके आधुनिक इतिहासकार भी चकित रह जाते हैं। ये जो हमारा टॉपिक है आज का, ये एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, बीपीएससी और भी जितने अदर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से डेफिनेट तौर से 1 या 2 क्वेश्चन आने ही आने हैं। इसके अलावा आप हमें इंस्टाग्राम या ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं बाई सर्चिंग लाइव स्टडी 21। फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं लाइव स्टडी 21 और हमारे फेसबुक से जुड़ सकते हैं लाइव स्टडी सर्च करके। ये जो टॉपिक है इसे आप पूरा देखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आपका कोई क्यूरीज हो, आपका कोई क्वेश्चन हो या किसी टॉपिक पर आपको लेक्चर चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके, उन्हें भी इसका लाभ मिले। तो चलिए हम फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन के नामकरण की बात करते हैं। तो जनरल तौर पे इसे 3 नामों से जाना जाता है: सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन, और सिंधु घाटी की सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, और हड़प्पा सभ्यता। ये 3 इसके नाम जो है काफी फेमस है। और इसके हम निर्माता की बात करें तो इसके निर्माता द्रविड़ प्रजाति के लोग थे। देखिए, जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन का जब तक पता नहीं चला था, जब तक इसके साक्ष्य नहीं मिले थे, तब तक मैक्सिमम इतिहासकार यही मानते थे कि भारत का जो सभ्यता है सिकंदर के आक्रमण से शुरू होता है, या कुछ एक इतिहासकार का मानना था कि वैदिक आर्य जब भारत में इंटर किए वहां से भारत की सभ्यता की शुरुआत होती है। बट जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के अधीन जब भारत था, उस दौरान आज का जो पाकिस्तान एरिया है, जो कि पंजाब और सिंध का जो क्षेत्र है, वहां पे जब रेलवे लाइन के लिए पटरी बिछाई जा रही थी तो उस दौरान वहां पे ईंट भट्टे वगैरह कुछ साक्ष्य मिलने स्टार्ट हुए। तो जनरली तौर पे जो यहाँ पे पटरी बिछाने का कार्य कर रहे थे उन्होंने इसे इग्नोर कर दिया, इस पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन जब ये बड़े पैमाने पर मिलना स्टार्ट हुआ तो इसके रिसर्च के लिए खुदाई स्टार्ट हो गई। इसमें जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क किया इन्होंने, जो जिनका महत्वपूर्ण योगदान है इस सभ्यता को आगे बढ़ाने में, इस सभ्यता को खोजने में, वो है जॉन मार्शल। ये 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग के निदेशक है यानी कि हेड थे, और इनके अंडर में ही इंडस वैली सिविलाइजेशन की खुदाई की गई। और इन्होंने काफी कोऑपरेट तरीके से इस सिविलाइजेशन की खोज की और भारत की सभ्यता को आगे बढ़ाया और लोगों के सामने लाया। इसके अलावा 2 ऐसे भारतीय इतिहासकार हैं, दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी, जिनका योगदान काफी महत्वपूर्ण है इस सिविलाइजेशन को लेकर के, और इन्होंने 2 स्थल की खोज भी की थी। इस सिविलाइजेशन को लेकर के अगर हम बात करें तो इस सिविलाइजेशन को जानने के लिए हमारे पास सिर्फ एक ही साक्ष्य है, वो है पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, हम इसकी बात करते हैं। तो पुरातात्विक साक्ष्य उसे कहते हैं जो खुदाई से मिलती है। और इस सिविलाइजेशन की अगर हम लिपि की बात करें तो इस सिविलाइजेशन में लिपि तो मिली है, वो अपठित है, यानी कि उसे अभी तक नहीं पढ़ी गई है। इस गुत्थी को अभी तक नहीं सुलझाई गई है कि उस लिपि का अर्थ क्या है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के खोजकर्ता के रूप में दयाराम साहनी को जाना जाता है। प्रथम अन्वेषणकर्ता कनिंघम हो गए। इसके हम कुल एरिया की बात करें, कुल क्षेत्रफल की, लगभग 13 लाख का जो किलोमीटर का जो एरिया है, इसका एरिया पड़ता है, यानी एग्जैक्ट हम बात करें तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। साथ ही इसके अगर आकार की बात करें तो इसका जो आकार है त्रिभुजाकार है। देन हम आगे की तरफ देखते हैं, इसका जो सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। मृतकों का टीला, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और साथ ही इसका जो सबसे छोटा नगर था इस सिविलाइजेशन का, वो था आलमगीरपुर। अगर इसके हम बंदरगाह को लेकर के बात करें कि ये व्यापार कहाँ से करते थे, तो उसमें का सबसे इंपॉर्टेंट वन जो इसका बंदरगाह है इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वो है हमारा लोथल, और इसे बंदरगाह नगर भी कहा जाता है। इस सभ्यता का सेंटर जो था वो हड़प्पा था। अगर हम इस सभ्यता की काल की बात करें, यानी कि इस सभ्यता में ये लोग किस धातु का सबसे ज्यादा उपयोग करते थे, तो इस सभ्यता को हम कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहते हैं, यानी कि ये कांस्य का उपयोग सबसे ज्यादा करते थे। इसके साथ ये तांबा परिचित है, यानी कि तांबा का उपयोग करते थे, लेकिन बड़े पैमाने पर और विस्तार तरीके से ये कांस्य का प्रयोग करते थे, इसलिए इन्हें कांस्ययुगीन सभ्यता कहते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो लोहे से अनभिज्ञ थे, लोहे के बारे में इनको पता नहीं था। और सबसे इंपॉर्टेंट वन इसके तिथि को लेकर के है। देखिए, कोई भी सिविलाइजेशन या कोई भी कल्चर को अगर उसकी हम तिथि की बात करते हैं तो हर एक इतिहासकार अपने अपने रिसर्च के आधार पर कई सारे उसके डेट निर्धारित करते हैं कि उसकी तिथि कब से कब तक थी। लेकिन इस सभ्यता को जानने के लिए सिर्फ और सिर्फ हमें हमारे पास
पुरातात्विक साक्ष्य हैं और पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर कई सारे इतिहासकारों ने इस सिविलाइजेशन के बारे में भी कई सारे डेट दी है। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आपका इंपॉर्टेंट वन होगा वो आपका होगा 2350 ईसा पूर्व से 1750, यानी कि 2350 बीसी से 1750 बीसी। और ये जो तिथि निकाली गई है वो रेडियो कार्बन पद्धति द्वारा निकाली गई है और इसका काफी फेमस नाम है, इसे C14 नाम से भी जानते हैं, यानी कार्बन 14। कार्बन 14 प्रोसेस होता क्या है, तो इसमें किसी भी जीवाश्म को एनालिसिस करके आयु के पता करते हैं, उसके एज के बारे में जानते हैं और यही सर्वमान्य मत है। और आपके एग्जाम में अगर इसके तिथि को लेकर के अगर क्वेश्चन आता है तो आप 2350 बीसी से लेकर के 1750 बीसी तक करेंगे। देन आगे हम देखते हैं इसके दो ऐसे स्थल हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, जिसको पिगट महोदय ने सभ्यता की जुड़वा राजधानियां कहा, यानी कि इस सिविलाइजेशन का ट्विंस कैपिटल का दर्जा दिया है पिगट महोदय ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का। इसके समकालीन मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यताएं थी। इस सभ्यता की जैसे कि हमने शुरू में इसका नाम बताया था 3 नामों से जाना जाता है, लेकिन इसके अलावा भी से मेलुहा, जो कि मेसोपोटामिया के जो सभ्यता के लोग थे वो सिंधु सभ्यता को मेलुहा थे और सुमेरवासी जो थे दिलवन के नाम से जानते थे। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया को लेकर सिंधु सभ्यता को किस नाम से बुलाते थे। देन हम देखते हैं इस सभ्यता का विस्तार। इस सभ्यता का विस्तार अगर आप देखें तो नॉर्थ साइड में मांडा, वेस्ट साइड में सुतकागेंडोर और इस साइड में आलमगीरपुर और साउथ का जो इसका अंतिम छोर था वो था दायमाबाद। अब इसे हम मैप के थ्रू समझते हैं। इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट स्थल है जिसे हम मैप पे देखेंगे। देखिए मैप पे देखने से ये होता है कि आपको उस स्थल के बारे में वो स्थल आपको याद हो जाता है और माइंड में जब आपका एक बार मैप सेट हो जाएगा तो आप काफी बेहतर तरीके से ऑप्शन को एग्जाम में सिलेक्ट कर सकते हैं, आप सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। देन देखते हैं मांडा जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इसके अलावा अगर हम इसके वेस्टर्न पार्ट की बात, सुतकागेंडोर था जो कि बलूचिस्तान एरिया में पड़ता था, यानी कि जो बलूचिस्तान का जो प्रांत है आज का पाकिस्तान, वहां पे ये पाया जाता था सुतकागेंडोर। इसके अलावा इसके अगर हम साउथ पार्ट की बात करें तो साउथ पार्ट अहमदनगर ये महाराष्ट्र दायमाबाद पाया गया है और इसका दक्षिण साइड का सबसे आखिरी बिंदु है। अगर वही हम इसके ईस्ट पार्ट की बात करें तो इसका जो ईस्ट पार्ट था वो था आलमगीरपुर और ये आपका पश्चिमी यूपी में पाया जाता है, यानी कि ईस्ट यू। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हरियाणा में आपका बनावली पाया गया है और ये आज के डेट में फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। जो फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट है वो सिंधु सभ्यता के टाइम का बनावली है। इसके अलावा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में कालीबंगा पाया गया है। ये जो आप नीचे का पार्ट देख रहे हैं वो कच्छ डिस्ट्रिक्ट है और यहाँ पे आपका सुरकोटदा पाया गया है। और इसके अलावा जो पूरा कलर देख रहे हैं यहाँ जो कच्छ का जो क्षेत्र है यहाँ पे आपका धौलावीरा पाया गया है। और ये जो जिस बंदरगाह की शुरू में बात किए थे लोथल, वो आपका अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है जो कि गुजरात में है और ये भोगवा नदी के तट पे है। इसके अलावा पाकिस्तान में मोहनजोदड़ो लड़काना सिंध प्रांत में और हड़प्पा साहिवाल डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है। देन हम आगे देखते हैं इसके स्थल और खोजकर्ता के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ये डायरेक्टली नहीं पूछे जाते कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की। इसमें मैक्सिमम आपको मैच कराने के लिए दिया जाएगा, यानी कि मिलान कराने के लिए दिया जाएगा। 2-3 नाम दे दिए जाएंगे, 2-3 स्थल के नाम दे दिए जाएंगे और उससे आपको मैच कराने हैं। तो हम इसे एक बार रैंडमली पढ़ लेते हैं, साथ ही आप इसे स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके इस वीडियो का वहां से PDF आपको मिल जाएगा, जिसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप का मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा के खोजकर्ता दयाराम साहनी हुए। मोहनजोदड़ो की बात करें तो राखलदास बनर्जी, यही वो 2 इतिहासकार थे जिनका काफी योगदान था इस सिविलाइजेशन को आगे बढ़ाने में, खोज करने में। चनहुंद्रो, NC मजुमदार, लोथल, SS राव, कालीबंगा, अमलानंद घोष, बनावली, RS विश, धौलावीरा, JP जोशी, रोपर, BB लाल और सुतकागेंडोर, RL स्टाइन। ये जो आपका कुछ स्थल एवं उसके खोजकर्ता है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट है। देन हम आगे देखते हैं इसके कुछ महत्वपूर्ण स्थल और इस यहाँ से प्राप्त अवशेष के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मोहनजोदड़ो की बात करते हैं। मोहनजोदड़ो अर्थात मृतकों का टीला। यहाँ से एक विशाल स्नानागार पाया गया है, यानी कि सामूहिक यहाँ पे लोग स्नान करते थे। इसके अलावा विशाल अनागार पाया गया है, यानी कि जिसे आजकल हम कोल्ड स्टोरेज कहते हैं, जहाँ पे इस सभ्यता के लोग अनाज को स्टोर करते थे किसी भी आपातकालीन स्थिति में यूज करने के लिए। यहाँ से एक सर्वाधिक मुहरें पाई गई हैं जिसपे अभिलेख है, यानी कि कुछ न कुछ सिंबल कुछ लिखे गए हैं। यहाँ से कांस की नर्तकी की मूर्ति पाई गई है, इसे आप देख सकते हैं। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं यही वो कांस की नर्तकी की मूर्ति है। देन इसके अलावा एक पुजारी की मूर्ति पाई गई है और पशुपति महादेव की भी मूर्ति पाई गई है। देन हम बात करते हैं लोथल की। लोथल काफी इंपोर्टेंट वन, इसका बंदरगाह था और यहीं से ये लोग पश्चिम एशिया से व्यापार करते थे। इसके हम सर्वप्रमुख विशेषता की बात करें तो यहाँ पे जहाजों की गोदी यानी कि डॉकयार्ड पाई गई है। इसके अलावा इसके यहाँ से अगर बात करें कि कौन कौन से यहाँ से अवशेष मिले हैं, तो यहाँ पे बंदरगाह का अवशेष, धान की भूसी, हाथी के दांत के पैमाने, घोड़े की लहू मृण मूर्ति, साथ ही संघ का दिशा मापा के यंत्र यानी कि कंपास यहाँ से पाया गया है। इसके अलावा लोथल से कुली निवास पाई गई है। देन हम आगे देखते
देखते हैं हड़प्पा। हड़प्पा से एक पुजारी का सिर पाया गया है, जिसे आप इस फोटो में देख सकते हैं। इस जो आप पिक्चर देख रहे हैं ये वही पुजारी का सिर है। कांसे का दर्पण पाया गया है, उर्वरा देवी की प्रतिमा पाई गई है, श्रमिक बस्तियां, पीतल का बना इक्का यानी कि बैलगाड़ी, संग का बना बैल और साथ ही यहाँ से 2 टीला का साक्ष्य मिलता है, जिसमें एक पूर्वी टीला है और एक पश्चिमी टीला है। पूर्वी टीला नगर टीला है और पश्चिमी टीला में दुर्ग टीला है। हम आगे देखते हैं धौलावीरा। धौलावीरा से विशाल जलाशय और उन्नत जल प्रबंधन और शिलालेख पाया गया है, जिसपे 10 चिन्ह अंकित है। इसके अलावा यहाँ के जो नगर थे वो 3 भागों में डिवाइड थे। कालीबंगा की बात करें तो कालीबंगा से जुते हुए खेत, अग्निकुंड या वेदिकाएं, चावल के अवशेष, सिलखरी, मिट्टी की मुहरें। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि यहाँ पे जो भी हमने स्थल की बात की और यहाँ से जो प्राप्त अवशेष है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, जिसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। यहाँ से ही मैक्सिमम को बार सवाल पूछे जाते हैं। जब हम आगे देखते हैं कुछ और स्थल को और वहाँ से प्राप्त अवशेष से। घोड़े की अस्थियां सुतगोरजा से पाई गई है। ये शुरुआत के दौर में ये माना जाता था कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़े के बारे में नहीं जानते थे, घोड़े से अपरिचित थे, लेकिन बाद में कुछ साक्ष्य मिले हैं। हालांकि ये बड़े पैमाने पर साक्ष्य नहीं मिले हैं। देन आगे हम देखते हैं 100 के साथ कुत्ते का साग, ये आपका रोपर से पाया गया है। रथ चलाते हुए मनुष्य दायमाबाद से। हल की आकृति के खिलौने ये बनावली से पाए गए हैं। मैंने जितने भी स्थल और वहां से प्राप्त साक्ष्यों की बात की है उसे आप ध्यान रखेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देन इसका हम बात करते हैं धार्मिक जीवन यानी कि रिलीजियस लाइफ। तो यहाँ पे ये बड़े पैमाने पे मातृदेवी की पूजा करते थे। मातृदेवी के साथ साथ ये लोग महादेव की भी पूजा करते थे। ये लोग जल पूजा और प्राकृतिक पूजा करते थे, जो कि आज भी प्रचलित है। जल पूजा आज भी की जाती है। ये लोग सामूहिक पूजा अर्चना नहीं करते थे, यानी कि ये सभी लोग एक जगह इकट्ठा होकर के आज की तरह पूजा पाठ नहीं करते थे। यहाँ से विशाल स्नानागार का उपयोग धार्मिक दृष्टिकोण से पाया गया है। ये लोग सांड को शक्ति का प्रतीक मानते थे। सांथरी, बत्तख, कबूतर और पीपल वृक्ष को पवित्र मानते थे। देन हम आगे देखते हैं इसके आर्थिक जीवन यानी कि इकोनॉमिकल लाइफ। इनका जो मुख्य व्यवसाय था कृषि था, और इनका जो ये कृषि था शीतकालीन था, यानी कि शीत के समय में ये लोग खेती बाड़ी करते थे। यहाँ से हमें 9 फसलों के साक्ष्य मिले हैं, जिसमें से 2 किस्म जौ के हैं और 3 किस्म गेहूं के हैं। ये लोग कृषि के अलावा पशुपालन भी करते थे और पशुपालन का सबसे बड़ा केंद्र गुजरात में पाया गया है, नेस्ती नामक स्थल से। इसके अलावा ये लोग पश्चिमी व्यापार का मध्य के केंद्र जो इनका बहरीन था, बहरीन से ये लोग पश्चिमी व्यापार करते थे। साथ ही ये लोग विनिमयन प्रणाली के लिए यानी कि लेन देन के लिए, खरीद बेच के लिए सिक्कों का उपयोग सबसे ज्यादा करते थे। सबसे प्रचलित मुहर वृषभ की आकृति वाला है, यानी कि इस सिंधु सभ्यता के दौरान जो सबसे फेमस इनका जो मुहर था वो वृषभ की आकृति वाला था। ये लोग जो सिक्के का निर्माण करते थे उसमें सिलखड़ी का उपयोग करते थे। सिलखड़ी के यूज से ये लोग सिक्का बनाते थे, और सिलखड़ी एक प्रकार का विशेष मिट्टी होता है जिसे ये लोग सिक्कों का निर्माण करते थे। इसके अलावा कुछ हम इसके और भी पार्ट देखते हैं, जैसे कि इनका जो समाज जो था मातृ प्रधान था, यानी कि माता की प्रधानता थी। इस सभ्यता के जो लोग थे वे सूती वस्त्र धारण करते थे। शरीर का ऊपरा हिस्सा अधिकांशतः खुला रखते थे, यानी कि ये लोग कमर के ऊपर कुछ धारण नहीं करते थे। समान तौर पे अधिकांश तौर पे ये लोग हमेशा कमर के नीचे ही कपड़ा का यूज करते थे, कपड़ा पहनते थे। कमर का जो ऊपर वाला इनका जो एरिया था हमेशा खुला ही रहता था। इसके अलावा सिंधु सभ्यता के लोगों को कपास की खेती का जनक कहा जाता है, यानी कि सर्वप्रथम सबसे पहले कपास की खेती का शुरुआत सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था। जब हम आगे देखते हैं कि सभ्यता की देन क्या है, सबसे जो इंपॉर्टेंट वन है वो आपका स्वास्तिक का चिन्ह है, यानी कि आज जो हम स्वास्तिक का चिन्ह देखते हैं वो इसी सभ्यता का देन है। और ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है सूर्य का प्रतीक। देन कपास की खेती जो हम पहले ही बता चुके हैं कि कपास की खेती की शुरुआत इस सभ्यता के लोगों ने किया। और सुमेरवासी जो थे कपास को सिंदून कहते थे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार पूछे जाते हैं। साथ ही ये लोग मूर्ति पूजा करते थे, पशुपति महादेव और मातृ देवी की पूजा करते थे ये लोग। ये जो सभ्यता थी ये शहरी सभ्यता थी और उन्नत जल निकास प्रणाली। इनके शहरी सभ्यता में इतने अच्छे बेहतर टेक्निक थे कि आज के इतिहासकार इसे देख करके चकित है। इनके जो रोड थे, सड़क जो थे वो समकोण एक दूसरे के काटते थे, यानी 90 डिग्री का कोण बनाते हुए। और इनके जो घर थे वो घर से नालियां इस तरीके से निकाली गई होती थी, ये सड़क के साइड वाली मेन नालियों में जुड़ करके, और ये शहर से बाहर निकल जाते थे। इसके साथ ही यहाँ पे एक ढक्कन लगाया जाता था नालियों को साफ करने के लिए। और घर के किचन की अगर बात करें तो घर की किचन में एक जालीदार नालियों पे लगाया जाता था ताकि कचरा नाली में ना जाए और वो मेन नाली को जाम ना। तो ये काफी बेहतरीन टेक्निक का यूज किए हुए थे। आई होप कि इस सभ्यता से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स थे, जो भी पॉइंट थे, हमने इसमें सोल्व कर दिया हो, आपको भी समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही अपने टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।